जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बैंक व्यवस्था की शुरुआत की थी और बैंक व्यवस्था के टॉपिक में बैंक क्या होते हैं, ऋण के प्रकार, बैंकों के प्रकार के बारे में हमने एक अवधारणा बनाई थी। उसके कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया था। कुछ कुछ क्वेश्चन सीधे कॉन्सेप्ट बेस में पूछे जाते हैं, तो वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें फैक्चुअल की इमारत खड़ी करनी है। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से फैक्चुअल होने वाला है। लास्ट में हम एक ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे जो आपका पीवाईक्यू है। कोशिश करेंगे उस ट्रिक के माध्यम से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फिर आज हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ग्रामीण सहकारी बैंक व्यवस्था के ढांचा को समझा था, जिसको राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर हमने इसके प्रकार को देखा था। उसमें से हमने राज्य स्तर पर जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि ये कैसे राज्य की सर्वोच्च सहकारी संस्था होती है, त्रिस्तरीय सरकारी ऋण संरचना में सबसे ऊंची चोटी पर है ना। इसका क्षेत्र संपूर्ण राज्य होता है और यह जिला केंद्रीय बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। हमने ये भी जाना था कि कैसे ये लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण ही देते हैं। इस बात को हमने थोड़ा सा अंडरलाइन भी किया था, क्योंकि ये दीर्घकालीन ऋण नहीं देते। दीर्घकालीन का मतलब है दोस्तों 5 साल से ऊपर। जैसे कोई गोदाम बनाना है ना, कोल्ड स्टोरेज बनाना है, बड़ी बड़ी मशीनें लेनी है, तो ये कहलाते हैं दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन लोन इसके माध्यम से प्रदान नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। यह क्या होते हैं? यह जिला स्तर पर एक नोडल बैंक होते हैं, किसमें? सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत। यह बैंक आधार स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। जिला स्तर पर पूर्ण बैंकों के रूप में कार्य करते हैं और ये गैर सदस्यों से भी जमा राशि स्वीकार करते हैं। पूर्णतः ये बैंक की तरह ही काम करते हैं, जैसे नॉर्मल एसबीआई पीएनबी काम करते हैं जिला स्तर पर, वैसे ये डीसीसीबी भी सेम काम करता है। ध्यान रखना है, ये जमा गैर सदस्यों से भी लेते हैं, लेकिन ये ऋण केवल अपने सदस्यों को ही देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः एक जिले में केवल एक ही सहकारी केंद्रीय बैंक होता है, किंतु कुछ खास जिलों में एक से अधिक केंद्रीय बैंक भी हो सकते हैं। सपोज कीजिए वहाँ की बहुत ज़्यादा संख्या हो या आसपास में क्या हो, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो ऐसे जगहों पर एक से अधिक भी डीसीसीबी की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, यानी कि पैक्स जिसको कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या इसे क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है। दोनों ही नाम यूज़ किया जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यह क्या है? यह सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है जो त्रिस्तरीय में है ना। इन्हें क्रेडिट सोसाइटी भी कहा जाता है। यह बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। देखिए, इसमें बैंक नहीं लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तक ऊपर में हम पढ़ते थे तो उससे बैंक लिखा रहता था, इसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां लिखा हुआ है, या क्रेडिट समितियां भी कहा जाता है। तो यह बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे जो हैं जिनमें बैंक नाम लिखा हुआ है, वो आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत नियमों का पालन करते हैं। उनकी स्थापना भी उसी अधिनियम के अंतर्गत ही होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह ग्राम स्तर पर कार्य करते हैं, ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर। पहली प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति का पंजीकरण 1905 बम्बई राज्य में हुआ था। हमने तो इसको पहले ही देखा था। राज्य सरकार एवं केंद्रीय सहकारी बैंक से यह ऋण प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे हमने देखा, एक इनका जो क्रोनोलॉजी है कि ऊपर में राज्य क्या करेगा, नाबार्ड से ऋण प्राप्त करता है,
राज्य सहकारी बैंक फिर क्या करता है, जिला के सहकारी बैंक को देता है ना। और जिला सहकारी बैंक क्या करता है, उसका मुख्य कार्य है कि वह प्राथमिक यानी पैक्स को क्या देगा, ऋण देगा। और राज्य सरकारों से भी इनको सहायता मिलती है। राज्य सरकार एवं केंद्रीय सहकारी बैंक से प्राप्त की जाने वाली ऋण से प्राथमिक ऋण समितियां अपने सदस्यों को लघु अवधि यानी 6 माह से 1 वर्ष के बीच के लिए ऋण प्रदान करती है। तो लघु अवधि का ऋण का मुख्यतः उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लघु ऋण से क्या करते हैं, जो भी सदस्य होते हैं वे खाद खरीदने के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक दवाइयाँ एवं अन्य छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि ये लघु अवधि मतलब 6 माह से 1 वर्ष के लिए ही दी जाती है। तो इनका उसी उद्देश्य से यूज़ किया जाता है। ये लघु एवं मध्यम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। जैसे मध्यम अवधि के लिए देखिए, पशु खरीदना होगा, भाई पशु भी तो एक लाइव स्टॉक है ना, पशुधन है, उसकी क्या होती है, सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। फिर पंप सेट खरीदना होगा, कृषि में निवेश करना होगा इत्यादि की खरीद के लिए 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए मध्यम अवधि का ऋण दिया जाता है। तो ये हो गया आपका प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। तीनों स्तरों में ये सबसे छोटी निकाय है। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इसके प्रकार में लेकर जाना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो हमने प्रकार देखा था, सहकारी बैंक 2 टाइप के हैं दोस्तों। एक जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं उसको ग्रामीण सहकारी बैंक बोलते हैं। दूसरा सहकारी बैंक शहरों या अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, उसे शहरी, या एग्ज़ाम में सिर्फ प्राथमिक सहकारी बैंक भी लिख देगा तो इसका मतलब यही होगा कि यह शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। देखिए, शहरी या प्राथमिक सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या होते हैं, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ये एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं दोस्तों, इसलिए दूसरे राज्यों के भी शहरी क्षेत्रों में ये आसानी से काम कर लेते हैं। ठीक है, यदि ये एक ही राज्य में कार्यरत होते तो ये क्या करते हैं, राज्य सरकार से सहकारी अधिनियम द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित होते हैं और आरबीआई द्वारा इनका वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई भी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी जो शहरी है ना सहकारी बैंक होगा जो शहर क्षेत्र में काम करता है, मान लीजिए वो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही क्रियाशील है, तो वह छत्तीसगढ़ के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत ही वह कार्य करेगा। लेकिन यदि वह मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भी उसकी शाखा है, तो इसके लिए क्या होगा कि उसे जो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम केंद्र सरकार ने जो संसद ने पास की है उसके नियम को पालन करना जरूरी होगा। इसीलिए यदि यह एक से अधिक राज्यों में हो तो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम द्वारा इसका प्रबंधन, नियंत्रण तथा आरबीआई द्वारा वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है। जैसे हमने देखा ग्रामीण सहकारी समिति, जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं उसमें मुख्य रूप से नाबार्ड के द्वारा उनको ऋण प्राप्त होता है ना, हमने पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस है। शहरी जो प्राथमिक सहकारी बैंक है ना उसको मुख्य रूप से फंडिंग करती है आरबीआई। यही दोनों में मेजर एक डिफरेंस है। उसमें नाबार्ड के द्वारा उनको सीधा वित्तीय स्रोत प्राप्त होता है और जो यूसीबीएस होता है इनको आरबीआई के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने इसके प्रकारों के बारे में जाना। अब 2 बैंक आते हैं प्रमुख रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। एक होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, और दूसरा होता है नाबार्ड। तो इसे भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, इसकी सिफारिश किस, इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एम नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर इस आरआरबी का गठन किया गया था। पहला, आरआरबी का प्रारंभ 1975 में प्रथमा बैंक उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना हुई थी।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी की स्थापना हुई। देखिए, अब ये बोलेंगे सर अधिनियम तो 1976 में आया लेकिन बैंक 1975 में स्थापित हो गया, ये कैसे? आरआरबी के कॉन्सेप्ट को लाने के लिए एक ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई थी प्रथमा बैंक के रूप में उत्तर प्रदेश में। मतलब ये पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही थी, लेकिन उनको एक मान्यता प्रदान करने के लिए फिर इसका अधिनियम ही पास किया गया 1976 में। अब उसके बाद जो भी आरआरबी की स्थापना हुई वो इस अधिनियम के तहत ही उसकी स्थापना होने लगी। आरआरबी का वही मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बैंकिंग को सुनिश्चित करना था। आरआरबी ने कृषि और गैर कृषि उत्पादन गतिविधियों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों या खेतीहर मजदूरों, कारीगरों, लघु उद्यमों को ऋण की व्यवस्था की। अब यहाँ पर छोटा सा ट्रिक है, इसमें आपको फंसाया जा सकता है। आरआरबी में केंद्र सरकार का 50% स्वामित्व होता है, राज्य सरकारों का 15% स्वामित्व होता है और सार्वजनिक बैंकों का 35% स्वामित्व होता है, अर्थात उनका शेयर होता है। दैट मीन्स ये कि आरआरबी पूर्णतः केंद्र सरकार का बैंक नहीं होता है ना? इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब पूर्णतः केंद्र सरकार का स्वामित्व उसमें नहीं है, राज्य सरकारों का भी स्वामित्व है और सार्वजनिक बैंकों का भी स्वामित्व है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं मुख्य रूप से वो आपको याद करनी है कि प्रथम पहला आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, प्रथमा बैंक के रूप में, नाम ही इसका प्रथमा बैंक था। दूसरा, ये किस समिति की सिफारिश पर गठन की गई थी? तो एम नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। बाकी चीज़ों की पूछे जाने की संभावना भले से कम हो, लेकिन इनको पूछा जा सकता है। अब सबसे जो मुख्य बैंक आता है वो है नाबार्ड, क्योंकि इसके द्वारा ही ग्रामीण सहकारी बैंकों को क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी गठन जब हुई थी तो किसकी सिफारिश पर हुई थी? बी सीवारमन समिति की सिफारिश पर। किसी में शिवरमन लिखा रहता है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रोनाउंसिएशन का, या कभी कभी शिव की जगह शिवारामन लिख देते हैं या शिव रमन भी लिखाया रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सामने में बी तो लिखा होगा, नहीं तो शिवरमन दिया ही होगा। ठीक है, ये अस्तित्व में कब आया था? तो 12 जुलाई 1982 में यह अस्तित्व में आया था। भारत सरकार का इसमें पूर्णतः स्वामित्व है। आरबीआई के अधीन यह काम नहीं करता है। इसका गठन भारत सरकार के द्वारा अधिनियम के माध्यम से किया गया है। आरबीआई के बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत ये नहीं आता है और न ही आरबीआई के गाइडलाइन का मतलब मोस्टली फॉलो नहीं करता है। यह भारत सरकार का ही स्वामित्व इसमें है। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड में हम और आप जाके खाता नहीं खुलवा सकते, है ना। नाबार्ड क्या है कि वित्तीय संस्था है जो बैंकों को क्या करती है? ऋण प्रदान करती है। हमारा खाता यहाँ नॉर्मली रूप से नहीं खुलता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्तीय सुविधाएं सुनिश्चित करना इसका मुख्य प्राथमिकता है। मतलब कृषि के और ग्रामीण विकास में यहाँ मुख्य रूप से कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। फिर आता है नाबार्ड के कार्य। ये थोड़ा सा इसे हम देखते हैं। देखिए, नाबार्ड के मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य होते हैं। एक वित्तीय कार्य होता है, दूसरा प्रबंधन का कार्य होता है, तीसरा विकासात्मक कार्य होता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य का मतलब वो ऋण प्रदान करना, उनको किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जैसे जो स्वयं सहायता समूह है ना, उनका मुख्य रूप से क्या होता है? नाबार्ड क्या करता है? उनके लिए वित्तीय प्रावधान करता है, ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। दूसरा, किसान उत्पादक संगठन मतलब एफपीओ,
फार्मर के जो क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ना, जिसको फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो यह किसान उत्पादक संगठन को भी क्या करता है, यह दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। फिर अभी हमने देखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह ऋण देता है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फिर किनको ऋण देते हैं, इनको एसएचजी वगैरह को ऋण देते हैं, है ना। ग्रामीण सहकारी बैंक को ऋण देता है, और ग्रामीण सहकारी बैंक की जो तीनों लेयर है, संरचना है, उनको नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो उपरोक्त बैंकों को पुनर्वित्त सेवाएं प्रदान करना नाबार्ड का वित्तीय कार्य है। ये हो गया। दूसरा है प्रबंधन का कार्य। तो यह प्रबंधन करता है किसका, आरआरबी के ऊपर। राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, उपरोक्त बैंकों का प्रबंधन सुनिश्चित करना, मतलब कि वो कैसे काम कर रहे हैं, बीच बीच में उनके कार्यों की निगरानी करना, है ना, उन्हें क्या करना, प्रशिक्षण के माध्यम से नए नए टेक्नोलॉजी या प्रशिक्षण प्रदान करना, कैसे किसी कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया जाता है उसके बारे में उनका प्रबंधन को देखना। तो यह मुख्य रूप से प्रबंधन करने का इनका कार्य है। फिर विकासात्मक कार्य, ग्रामीण विकास के संदर्भ में वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मतलब ये होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग के अंतर्गत लाया जाए। इसका मुख्य सेंस है वित्तीय समावेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग की फैसिलिटी से जुड़े, है ना, बैंकिंग के माध्यम का उपयोग करें, न कि साहूकार महाजन जो पुराने समय में चले आ रहे थे उनके चंगुल से उनको बचाया जा सके। सूक्ष्म ऋण। सूक्ष्म ऋण मतलब छोटे छोटे क्रेडिट। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो छोटे छोटे ठेले खोमचे लगाते हैं, उनको सरकार क्या देती है, ऋण प्रदान करने की शुरुआत की। तो छोटे छोटे 10,000 तक, है ना, 50,000 तक ऋण उनको दिया जाता था। तो ऐसे छोटे छोटे ऋण को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म ऋण कहा जाता है ना। नवाचार मतलब जो नए जो इनोवेशन है, न्यू आइडियाज़ हैं, उनको उपयोग करके विकास के क्षेत्रों में। फिर जलवायु परिवर्तन, अभी देख रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भी यह नाबार्ड क्या करता है, विकासात्मक कार्य में अपनी भूमिका निभाता है ना। तो उपरोक्त क्षेत्रों में अपनी यह सक्रिय भूमिका निभाता है। तो नाबार्ड के कार्य हमने यहाँ तक देखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है कि सहकारी बैंकों का नियंत्रण और प्रबंधन कैसे होता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, सहकारी बैंकों पर दो प्रकार से नियंत्रण होता है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, क्योंकि वो बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना, सिर्फ पैक्स को छोड़ दे तो। दूसरा, संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अंतर्गत। ये दो प्रकार से नियंत्रण होता है। ये आपके पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, बैंक, भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो कैसे इन पर नियंत्रण करती है। तो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 और बैंकिंग विधि अधिनियम 1965 के तहत आरबीआई सहकारी बैंकों के पूंजी पर्याप्तता, ऋण देने के मानदंड को रेगुलेट करती है, कि ऐसा ना हो कि आपके पास, मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 रुपये है, सपोज कीजिएगा, इमेजिन करिएगा, और आप, पता चला कि आपने 80 रुपये, 90 रुपये ही आपने क्या कर दिया, ऋण में बांट दिया, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो ऋण लिया है वो समय पर ही पैसे को वापस कर दे। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई कुछ बड़े बड़े जो किसान होते हैं, छोटे किसान तो आसानी से पैसे दे देते हैं, बड़े बड़े किसान होते हैं वो इस सोच में बैठे रहते हैं कि ऋण लेते हैं, कोई नई सरकार आएगी वो ऋण माफ़ कर देगी तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, देना नहीं पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। तो आरबीआई उनको ये कहती है कि भाई आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से हो सकता है कि 50 रुपये या 60 रुपये तक ही आपको ऋण देना है। बाकी पैसों को ऐसे कुछ जोखिम आ जाते हैं तो वो आपकी जोखिम की भरपाई हो सकेगी। तो ऐसे उनके लिए कुछ मानदंड क्या करती है, आरबीआई बना के देती है, और हर बैंक उसको फॉलो करते हैं। यही है पूंजी पर्याप्तता का सिद्धांत। आप जब
जीएस के पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स को, तो ये बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं, अभी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग जो विधि है, अधिनियम के तहत कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसके तहत वो क्या करती है, आरबीआई बैंकों को फॉलो करने के लिए बोलती है। और बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत ही, इसके तहत ही क्या होते हैं, नए बैंकों की स्थापना होती है। किसके तहत? 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन के तहत। इस प्रकार आपने देखा कि आरबीआई कैसे नियंत्रण करती है सहकारी बैंकों पर। दूसरा नियंत्रण होगा संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से, ठीक है। तो हमने देखा कि राज्यों में राज्य सरकार अधिनियम बनाती है, जैसे छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसाइटी अधिनियम है ना, उसी प्रकार केंद्र सरकार क्या करती है, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाई हुई है ना। हमने उसका देखा भी था कैसे 1984 के बाद 2002 में वो उसका अमेंडमेंट होता है ना। तो इसके माध्यम से सहकारी जो बैंक हैं उन पर क्या होता है, नियंत्रण रखा जाता है। सहकारी बैंकों के प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों को रेगुलेट करती है, जैसे उनका पंजीकरण, उसका प्रबंधन और उनका लेखा परीक्षण मतलब ऑडिट इत्यादि का नियंत्रण इनके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि सहकारी बैंकों का नियंत्रण किनके माध्यम से होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से होगा, और दूसरा संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के माध्यम से, ठीक है। चलिए, ये आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई, और वो नाबार्ड की रिपोर्ट थी। नाबार्ड ने क्या किया था, सर्वे किया था, तो मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट भी मैं आपसे साझा कर लेता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में काम आ सके, है ना। कि नाबार्ड ने एक रिपोर्ट दिया एक सर्वे करने के पश्चात कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण कहाँ से कितना ऋण ले रहे हैं, है ना। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं वो संस्थागत ऋण ले रहे हैं 51% के आसपास लगभग। संस्थागत ऋण मतलब बैंकों के माध्यम से, सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण ले रहे हैं एक। गैर संस्थागत ऋण में क्या करते हैं वो, 17.7% ऋण गैर संस्थागत मतलब बैंकों को छोड़ करके अन्य जो माध्यम अपना रहे हैं वो है 17.7% लोग हैं जो गैर संस्थागत ऋण ले रहे हैं। परिचित से, मान लीजिए अपनी रिश्तेदार से, है ना, 11.6%। साहूकार से 4.4%। मतलब गवर्नमेंट का ये कहना था, इस डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि भाई हमने जो भी सहकारिता और बैंक के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो हमने प्रयास किए हैं, साहूकारों के, महाजनों के चंगुल से छुटकारा देने के लिए, तो वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देखिए 4.4% पर आ चुका है, ये बताना चाहती है गवर्नमेंट। और सभी से लेने वालों की संख्या कितनी है, 1.7%। और दोनों जगहों से जो लेते हैं, कहाँ से, संस्थागत भी लेते हैं, गैर संस्थागत से भी लेते हैं, उनकी संख्या है 30.7%। अब यहाँ पे आपको डेटा को रटना नहीं है, आप इससे ये सेंस समझिए ना कि मान लीजिए आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में नाबार्ड के सर्वे के अनुसार, या नाबार्ड के सर्वे के अनुसार ना लिख करके लिख दें, वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक ऋण किन क्षेत्रों से लिया जा रहा है, तो लिख देगा संस्थागत, गैर संस्थागत, परिचित या साहूकार। तो आपको सीधे संस्थागत पर टिक करना है, और संस्थागत नहीं होगा तो कहाँ से, गैर संस्थागत से। इन्हीं 3-4 चीज़ों को जानने के लिए, आपके नॉलेज को टटोलने के लिए वे ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। और ये लेटेस्ट डेटा है, मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, बजट के जस्ट बाद ये न्यूज़पेपर में डिस्प्ले हुआ था, है ना। तो ये आप थोड़ा सा समझने के लिए इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों के बीच का अंतर, ये जानना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। चलिए, ऐसा एग्ज़ाम में तो मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा, मेंस में ज़्यादातर ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में या अंतर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। स्टेटमेंट के फॉर्म में दे देगा तो कुछ चीज़ों को तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, स्थापना के रूप में अगर हम देखें
तो संयुक्त पूंजी बैंक होता है कौन सा? वाणिज्यिक बैंक। और सहकारी बैंकों के आधार में कौन होती है? सहकारी संस्थाएं, जो हमने पहले ही देखा 1966 में क्या किया गया था कि सहकारी संस्थाओं को भी बैंक बनाने की अनुमति दी गई। तो मुख्य रूप से सहकारी संस्थाएं होती हैं। और वाणिज्यिक बैंकों के पीछे संयुक्त पूंजी बैंक, मान लीजिए कि सरकार, जैसे एसबीआई है भाई, उसमें सरकार की पूंजी है ना। तो मान लीजिए कोई निजी संस्था है सपोज, है ना, एक्सिस बैंक या और दूसरे बैंक हैं, तो उसमें क्या है? संयुक्त पूंजी। वो ज़्यादातर क्या करते हैं? शेयर मार्केट में डाल देते हैं, अपने शेयर बेचते हैं, तो उसमें संयुक्त पूंजी के आधार पर उनकी स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखने बात है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इनका शासन होता है। और सहकारी समितियां अधिनियम 1904 के तहत सहकारी बैंकों का क्या होता है? इनका शासन होता है। विनियमन, अच्छा, अब इनका रेगुलेशन कैसे होता है? विनियमन का इंग्लिश में मतलब होता है रेगुलेशन, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में ये क्या होते हैं? कार्य करते हैं, एक हो गया। और सहकारी बैंक क्या होते हैं? सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन इनका क्या होता है? रेगुलेशन होता है। लेकिन एग्जाम में एक मात्र दे देगा तो वो गलत होगा। उसमें आरबीआई और समितियां दोनों साथ साथ रूप से किया जाता है उनका। विनियमन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नियंत्रण, वर्डों को भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, नियंत्रण और विनियमन में बहुत अंतर होता है। नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल करना, है ना। तो आरबीआई का सीधा कंट्रोल तो नहीं रहता। लेकिन विनियमन का मतलब हो रेगुलेट करना। तो रेगुलेट भी अभी हमने देखा आरबीआई उसमें करता है। ठीक है, एसएलआर और सीआरआर मतलब स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तब बैंकिंग में इसको डिटेल से पढ़ते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये होता है, इसका मतलब कि आरबीआई बैंकों को बोलती है कि कुछ पैसे आप अपने पास जमा रखो और कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा करो। कैश रिजर्व का रेशियो का मतलब होता है कि कुछ कैश के रूप में आपके पास पैसे जमा होना चाहिए और उस पैसे को आप हमारे पास जमा कर दो आरबीआई के पास। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। और स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि कुछ पैसे आप अपने पास ही रखो, है ना, चाहे वो बॉन्ड के फॉर्म में हो, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है ना। सेवाओं की व्यापकता, तो देखिए, ये व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं देते हैं। और सहकारी बैंक क्या करते हैं? ये अपेक्षाकृत कम विभिन्न प्रकार की, मतलब मुख्य रूप से क्या देते हैं? ऋण प्रदान करने का ही इनका काम रहता है ना। इनका इनका सहकारी बैंकों का इनका कार्य क्षेत्र वृहद पैमाने पर ये काम करते हैं। बड़े क्षेत्रों पर ये क्या कहते हैं? छोटे क्षेत्रों पर इनका संचालन होता है। जमाए राशि पर ब्याज दर, तो ब्याज दर ये क्या करते हैं? सहकारी बैंकों की तुलना में कम ब्याज दर प्रदान करते हैं। कौन? जो वाणिज्यिक बैंक है। और सहकारी बैंक क्या करते हैं? अधिक ब्याज दर देते हैं अपने सदस्यों को। मुख्य कार्य इनका क्या होता है? मुख्य रूप से उद्योग, व्यापार और वाणिज्य को अल्पकालीन वित्त प्रदान करते हैं, जिसमें निर्यात आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। लेकिन सहकारी बैंकों का क्या है? कृषकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अच्छा, अब एक बात आती है इसमें कि उधारकर्ता मुख्य रूप से कौन होते हैं। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों के उधारकर्ता केवल खाता धारक होते हैं और उनके पास मत देने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए उनका इन बैंकों की ऋण नीति पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसके खाता धारक हैं, उसके सदस्य नहीं हैं। लेकिन उधारकर्ता सदस्य शेयर धारक भी होते हैं सहकारी बैंकों के। इसलिए उनकी मतदान शक्ति के कारण बैंकों की ऋण नीति पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहकारी बैंकों के जो खाता धारक होते हैं वो पहले उसके सदस्य बनते हैं। सदस्य बनते ही क्या हो जाते हैं? उसके शेयर होल्डर हो जाते हैं। और जब भी उनके पास एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होता है तो उसके माध्यम से वो क्या करते हैं? अपनी मतदान शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया पूरे आपके बैंक के टॉपिक को। एक छोटा सा हम प्रश्न देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को देखें और थोड़ा समझने की कोशिश।
चलिए, इस प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि बाय द वे इमेजिन करते हैं कि आपने सहकारिता को बिल्कुल नहीं पढ़ा, बैंक को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। हम समझते हैं कि आपके पास ज़ीरो आइडिया है, ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन फिर भी इस आंसर को आप कैसे दे पाएंगे अगर नॉलेज भी नहीं है तो भी थोड़ा सा रिस्क लेकर के मैं वो आपको बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहले तो कथन गलत है उसको हमने हाईलाइट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सही और गलत में थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कथन ए कहता है वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। बिल्कुल अभी हमने अंतर में ही देखा। वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग नियमन अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी सोसाइटी अधिनियम से शासित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस वर्ड को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर डी पढ़ते हैं वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं की पेशकश में सहकारी बैंकों का कम दायरा है। बिल्कुल अभी हमने अंतर में देखा, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मान लीजिए इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन एक शब्द ऐसा आ गया ना, एकमात्र, है ना। ये एकमात्र शब्द इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सिर्फ एक वर्ड से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। क्यों क्यों अब मैं आपको समझाता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है। देखिए, हिंदी में और इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको चरम शब्द या पूर्ण वर्ड इनको कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स या एब्सोल्यूट वर्ड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इन वर्डों को उस स्टेटमेंट में रख कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। और वे वर्ड अगर किसी स्टेटमेंट में आते हैं तो मुख्य रूप से वे गलत ही होते हैं, मतलब वही उसका आंसर होता है। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इन वर्डों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हमेशा, जैसे कभी नहीं, केवल या एकमात्र, सभी, हर, कोई नहीं, चाहिए, असंभव, कोई नहीं, हर कोई, सर्वोत्तम और सर्वाधिक। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। केवल शब्द का उपयोग करके मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए देवसेना मैगी खाती है। ठीक है। तो आप क्या समझेंगे, देवसेना मैगी खाती है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे चीज़ों को भी खाती होगी, क्योंकि मैगी खाती है हमने बोल दिया। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, देवसेना केवल मैगी खाती है। तो मैंने क्या कर दिया, पूरे संभावनाओं को नष्ट कर दिया कि देवसेना कुछ और खाती होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि देवसेना केवल मैगी खाती है, तो इससे मतलब यह है कि देवसेना और कुछ नहीं खाती, केवल मैगी ही खाती है। तो देखिए, इस केवल ने, इस चरम शब्द ने, एक्सट्रीम वर्ड ने कैसे सेंटेंस से पूरा मतलब ही, अर्थ का क्या कर दिया, पूरा चेंज ही कर दिया। वैसे ही असंभव वर्ड जब भी किसी में लग जाता है तो वो सभी संभावनाओं को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है। जैसे एकमात्र, अब मैं ये बोलूं कि एकमात्र शब्द से हम एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं कि मुझे बिलासपुर में मान लीजिए कि होटल ड्रीम पॉइंट पसंद है। एक सपोज कोई ड्रीम पॉइंट नाम से हम होटल लेते हैं। ठीक है। बिलासपुर में मुझे ड्रीम पॉइंट होटल पसंद है, लेकिन इसके साथ ये भी तो संभावना है कि मुझे बाकी होटल भी पसंद होंगे। अब मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ, मुझे बिलासपुर में एकमात्र ड्रीम पॉइंट पसंद है। तो अब मैंने क्या कर दिया, सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। कोई भी होटल मुझे पसंद नहीं है सिवाय ड्रीम पॉइंट के। आई होप इससे आप समझ पा रहे होंगे। तो ये वर्ड आपके
हर एग्ज़ाम के लिए स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन देना तो आपको पहले इन वर्डों को उसमें ढूंढना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे वर्डों को शामिल करके ट्रिक बेस्ड रहते हैं, इन वर्डों को ही शामिल करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम आपके क्वेश्चन में चलते हैं और ढूंढते हैं कि वो वर्ड उसमें कहाँ। इस वर्ड को अब ध्यान से देखिए, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अब एकमात्र वर्ड आपने जैसे देखना आपके माइंड में आ गया, अरे ये तो एक्सट्रीम वर्ड है ना, ये तो चरम शब्द है, और चरम शब्द वाले क्वेश्चन लगभग गलत होते हैं, मतलब स्टेटमेंट लगभग गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझते हैं कि सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित होती है। भाई अभी तो हमने पढ़ा कि क्या था, बैंकों के द्वारा नियंत्रण होता है, आरबीआई के द्वारा, और सहकारी समितियों की जो अधिनियम है उसके माध्यम से नियंत्रित होते हैं। तो मान लीजिए मैं जान रहा हूं आप पढ़े हैं, तब तो आपने इसको गलत बता दिया, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से इस आंसर तक पहुंच सकते हैं कि एकमात्र वर्ड आ गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब ये सभी संभावनाओं को ही खत्म कर देता है कि सहकारी बैंकों पर और किसी का नियंत्रण होता होगा, है ना। तो ऐसे वर्डों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसमें थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म करें, दिमाग खपाएं उसमें, और उस क्वेश्चन को ये समझिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, उन वर्डों को ही, सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड को ढूंढ करके आंसर निकालने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक के ये बहुत क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अगर आप इस टिप को जानते हैं ना, तो आप यदि तीन तीन क्वेश्चन भी आ गया तो सीधे सीधे 2 मार्क्स के मतलब 6 नंबर से आप उनसे आगे हो जाएंगे, है ना। तो इस ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। मैंने क्या किया था, जब भी आप हमने सीजीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनाए थे ना, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने फ्रेम इसी के बेस में किए थे ताकि बच्चों को इसके बारे में आइडिया हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। ये तो हो गई चीज़ें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इसके साथ ही हमने सहकारिता और बैंकिंग सिस्टम के जो भी प्रावधान थे हमने कंप्लीट कर लिए, और ये जो ट्रिक बताए हूँ इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की आप कोशिश करिएगा अपने क्वेश्चंस के साथ। दूसरा, आप जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह दिला रहे होंगे, अगर उसमें ऐसा फ्रेम किया होगा तो वो बढ़िया आपका रिवीजन भी हो जाएगा, अदरवाइज़ पीवाईक्यू से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, पशुधन के टॉपिक को हम कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना बहुत ख्याल रखिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है दोस्तों, है ना। क्योंकि ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्लासेस वगैरह रहती तो थोड़े से इंटरेक्शंस हमारे होते। आई होप कि नेक्स्ट ईयर से फिर हम फेस टू फेस मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ना ही मिले, आप सब एडीओ बन जाए, एडीओ बनने के बाद ही मिलेंगे, है ना। तो ज़्यादा पढ़ते हुए ना मिल करके एक अच्छे अधिकारी आप बन जाइए, उसके बाद हम ज़रूर मिलेंगे। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और कैसे रिविजन्स आप कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।